हाय एवरीवन, मोहन फिजिक्स एकेडमी पे आज हम लोग नीट 2023 प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस का पार्ट नंबर 4 डिस्कस करेंगे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 39 टू 50 और यही लास्ट पार्ट होगा अपना। तो चलिए आज का हम लोग सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल है ग्रेविटेशन से। जो सवाल क्या है उसको देखते हैं हम लोग। देखिए क्या सवाल दिया गया हमको। अ सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग जस्ट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ विद पीरियड टाइम t. If d is the density of the earth and g is the universal constant of the gravitation, then quantity 3 pi by gd represent। हमसे पूछा गया है टाइम पीरियड का कुछ इससे क्या रिलेशन होगा। क्योंकि अब मेरे को बताया गया है कि जस्ट एबव द अर्थ सरफेस है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं यहाँ पे ऑर्बिट रिवॉल्व कर रहा है। तो बोलने का मतलब ये है कि जैसे जस्ट एबव द अर्थ सरफेस के बोलने का मतलब कि जैसे मैं बोलूँ यहाँ से मान लेते हैं h हाइट है, क्योंकि h इज मच मच लेस देन r, तो हम अप्रोक्सीमेटली r ही मान लेंगे। पहली बात तो हमें ये समझना है, ठीक है। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r डिवाइडेड बाई v। v क्या है? ऑर्बिटल वेलोसिटी। जैसे ये ऑर्बिट ऐसे रिवॉल्व कर रहा होगा, ऐसे मान लेते हैं। तो मुझे पता है कि यहाँ पे जो इसको फोर्स प्रोवाइड किया जाएगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स, वही सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, ठीक है। तो मैं सीधे सीधे इनको लिखता हूँ। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो हम लोग क्या लिखते थे? v नॉट अंडर रूट जी एम बाई आर, ठीक है क्या। अब देखिए तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर अंडर रूट जी एम। अच्छा, r के पावर 1/2 अंडर रूट में तो ऊपर लेके जाएंगे तो ये 1 प्लस 1/2 हो जाएगा। अंडर रूट r को मैं ऊपर किया, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट जी एम, ये r की पावर में 3/2, ठीक है। तो मैं इसको स्क्वायर कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा अपने पास? देखिए टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर इंटू आर का क्यूब डिवाइडेड बाई जी एम। अब मुझे जो वैल्यू चाहिए 3 पाई बाई जी डी चाहिए, तो मुझे इसमें डेंसिटी का टर्म इन्वॉल्व करना है। तो डेंसिटी का टर्म इन्वॉल्व करने के लिए हमारे पास देखिए एक्सप्रेशन क्या है? टी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर का क्यूब डिवाइडेड बाई जी। अच्छा, मास को हम लोग क्या डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं, और डेंसिटी उसने क्या दिया है? डी। वॉल्यूम कितना हो जाएगा अर्थ का? 4/3 पाई आर का क्यूब। तो हम लोग यहाँ यही वैल्यू लिखते हैं। देखिए डी, ये टी स्क्वायर रहेगा, सॉरी, 4/3 पाई आर का क्यूब। क्लियर है? देखिए तो ये और ये मर गए, पाई से पाई एक चला गया, ठीक है। और अपने पास क्या बचा? 4 से 4 भी चला गया, तो बचा कितना अपने पास? देखिए टी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 पाई डिवाइडेड बाई जी डी, यही तो बचा। तो 3 पाई बाई जी डी तो हमसे पूछा गया था, देखिए तो वो किसके बराबर है? टी स्क्वायर के बराबर है। तो कौन सा आंसर सही है अपने पास? सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? ये बातें समझ में आई होंगी। चलिए अब अगले सवाल को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल हमसे क्या है? द एक्सटी ग्राफ ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन इज शोन इन द फिगर। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पूछा गया है। पार्टिकल यहाँ से देख के मेरे को ये बात समझ में आ रहा है कि टी इक्वल टू 0 पे वो पोजीशन उसका 0 था, तो वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? अपने मेन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये जो नीचे जो एक्स एक्सिस दे रखा है उस पर अपने को टाइम बताया गया है। तो अगर आपको याद हो तो सिस्टम का इक्वेशन इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, वेयर ए क्या है अपना? एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। क्लियर है? अच्छा देखिए, तो मुझे पता है इसका जब हम लोग वेलोसिटी लिखते थे क्या लिखते थे? माइनस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। और जब इसका एक्सेलरेशन लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखते थे? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ठीक है। कॉस का, सॉरी ये प्लस रहेगा, ये माइनस आएगा, साइन का सीधे कॉस होता है। डिफरेंशिएशन में किया हूँ डायरेक्टली। तो ए को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखिए माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्लियर है? तो किसी भी पोजीशन का एक्सेलरेशन मुझे क्या पता चलेगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब मुझे कहाँ का पूछा गया है? टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर, ठीक है। तो देखिए
t इक्वल टू 2 सेकेंड पे अब मैं इस वैल्यू को रखता हूँ। अब मुझे पहले ओमेगा भी कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले मैं ओमेगा कैलकुलेट कर लेता हूँ। ओमेगा अगर आप देखोगे ये एक साइकिल कंप्लीट किया है, देखिए यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल है, और एक साइकिल में ये एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना समय लिया गया, ये 8 सेकंड लिया गया है। तो अपना टाइम पीरियड कितना हुआ, 8 सेकंड। तो अपना टाइम पीरियड कितना है, ये पहली बात तो 8 सेकंड समझ में आया, ठीक है। और ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी, तो ये 2 पाई डिवाइडेड बाई 8, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए पाई बाई 4। क्लियर है बातें। अच्छा 2 सेकंड पे पूछा गया, एट 2 सेकंड पे, तो क्या 2 सेकंड पे मैक्सिमम है क्या, और उसमें एम्पलीट्यूड ए होगा। तो x एट 2 सेकंड एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू, या x इज इक्वल टू मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, और a की वैल्यू कितनी है, वो 1 मीटर में दे रखा है। क्लियर है बातें, समझ में आई। तो अब मेरा जो a होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर a होगा, ऐसे जिसकी वैल्यू 1 है। ओमेगा की वैल्यू मुझे पता है, देखिए तो मैं पाई बाई 4 का होल स्क्वायर, ये माइनस में, इनटू a की वैल्यू 1, तो इसको कितना लिखूंगा, माइनस पाई स्क्वायर बाई 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कौन सा आंसर सही है अपना, माइनस पाई स्क्वायर बाई ए इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है। देखिए अगला सवाल, इसको ये आंसर देखिए, ये थोड़ा सी गलती हुआ है, ये 10 के पावर 2 नहीं रहेगा, 10 के पावर 2 ऐसे ऊपर रहेगा, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन टर्म ऑफ 10 के पावर 2 एट पॉइंट P ड्यू टू द डाइपोल, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस दिया है, k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिया है, ठीक है। तो देखिए अगर मैं इनको देखूं, तो चूंकि मुझे ये बात पता है 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के कंपेयर में वैल्यू दोनों ही कंपेरेबल है, तो मैं किसी को इग्नोर नहीं कर सकता। आपने रट्टा लगाया होगा कि पी बाई आर क्यूब वाला करके, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को 2 के पी बाई आर क्यूब, उसको हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर दे तो पता चल जाएगा। तो वो वाला अपने को यूज नहीं करना है, क्यों, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस लगभग सेम है, तो सीधे मैं यूज करता हूँ। देखिए मैं इसको बोल देता हूँ पॉइंट ए, और इसको मैं बोल देता हूँ बी। तो पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू ए, तो मैं क्या लिखूंगा, देखिए बी पी इज इक्वल टू माइनस के क्यू, कितना डिस्टेंस है, 3 सेंटीमीटर से सेंटर से प्लस 5 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर, जिसको मैं 10 की पावर माइनस 2 लिख देता हूँ। क्या यही होगा क्या। और पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट बी, उसको लिखता हूँ, ठीक है। तो उसको क्या लिखूंगा, देखिए बीपी, तो ये लिखूंगा मैं के क्यू डिवाइडेड बाई कितना डिस्टेंस है, देखिए यहाँ से यहाँ तक का, इस जगह से ये वाला डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर ही तो बचा, तो मैं लिखूंगा 2 इंटू 10 के पावर माइनस 2। अब मुझे रिजल्टेंट चाहिए, तो मैं दोनों को जोड़ देता हूँ। इसको मैं बी पी जिसको बोल रहा हूँ वो माइनस बोल देता हूँ, बीपी माइनस और बीपी प्लस, दोनों को जोड़ देता हूँ। तो बी नेट की वैल्यू कितना, बीपी प्लस बीपी माइनस, तो ये कितना प्लस का के क्यू 8 इंटू 10 के पावर माइनस 2 प्लस माइनस टाइम के क्यू 2 इंटू 10 के पावर माइनस 2, दोनों को जोड़ूंगा तो के क्यू कॉमन ले लेता हूं मैं। और क्या यहाँ देखिए मैं ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ऐसे मैं अभी लिख देता हूँ 10 के पावर माइनस 2 माइनस के क्यू इंटू 4 डिवाइडेड बाई ये 8 इंटू 10 के पावर माइनस 2, ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, के क्यू कॉमन लिया मैं, तो अपने पास क्या बचेगा 1 माइनस 4, और 8 इंटू 10 के पावर माइनस 2 भी मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। क्या ये 4 ये, तो कितना हो जाएगा अपने पास 1 माइनस 4, ये 3 बचेगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस 3 के क्यू डिवाइडेड बाई 8 इंटू 10 के पावर माइनस 2। चूंकि मुझे आंसर किसके रूप में चाहिए, वी नेट माइनस 3/8 के क्यू माइनस 3/8 क्यू क्यू इंटू 10 के पावर प्लस 2 के टर्म में चाहिए। तो ये यही अपना आंसर है, क्योंकि वो मल्टीप्लाई में ऑलरेडी दे रखा है। तो कितना हो जाएगा अपना, देखिए कहीं अपने से मिस्टेक हुआ, माइनस प्लस का क्या, के क्यू की वैल्यू अभी देखते हैं, सॉरी हमसे अपने ये यहाँ से हुआ है, देखिए
ये माइनस है, ये प्लस है, ठीक है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है, तो ये हो जाएगा +3, ठीक है, माइनस नहीं +3, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, टोटल जो आंसर आएगा 3/8 KQ आएगा, ठीक है, इंटू 10 की पावर 2। तो कौन सा आंसर सही है अपने पास, 3/8 KQ, कहाँ गया, 3/8 KQ, क्लियर है। देखिए अगला सवाल हम लोग करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी से आया हुआ सवाल है। देखिए सवाल क्या, रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री, 0 डिग्री सेल्सियस में मैं R0 से डिनोट करता हूँ, 2 ओम है, ठीक है, एंड R 80 डिग्री सेल्सियस, R 80 डिग्री सेल्सियस में ऐसे बोल देता हूँ, वो कितना है अपने को 6.8 ओम है। और मुझे पता है कि टेम्परेचर के हिसाब से रेजिस्टेंस का जो वेरिएशन होता है वो क्या होता है, R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। R0 क्या, कोई भी रेफरेंस पॉइंट पे जब हम लोग टेम्परेचर मानते हैं, जिसको अभी यहाँ के लिए 0 डिग्री सेल्सियस दिया, तो मैं अब वैल्यू रखूंगा अल्फा को कैलकुलेट करने के लिए, तो ऐसे रखूंगा क्या, देखिए R की वैल्यू कितनी 6.8, ठीक है, R0 की वैल्यू कितनी 2 ओम, इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा, अल्फा मुझे पता नहीं, डेल्टा टी मतलब 80 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस में डिफरेंस कितना, 80 माइनस 0 डिग्री सेल्सियस में ऐसे लिख दूं, तो ये कितना आएगा, यही तो आएगा अपना, उसी को मुझे कैलकुलेट करना है। तो ये कितना हो जाएगा 6.8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 80 अल्फा, ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 68/20 माइनस 1 इज इक्वल टू 80 अल्फा, ठीक है। अब मुझे इसको और सॉल्व करना है, तो मैं लिखूंगा, देखिए 68 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 80 अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू कितना, देखिए यहाँ से सॉल्व करोगे आप, ये 48 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 20 डिवाइडेड बाई 80, तो इनको सॉल्व करते हैं हम लोग, ये और ये 16, यहाँ पे 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 10 के पावर -2 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिग्री सेंटीग्रेड, क्लियर है, सेल्सियस मतलब पर डिग्री में होगा अपना यूनिट, क्लियर है। तो कौन सा आंसर सही है अपने पास, यही एक आंसर सही है, कौन सा है ये 3 इंटू 10 की पावर -3, क्लियर है। देखिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, अपने से पूछा गया है 10 रजिस्टर, ईच ऑफ द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन अ सीरीज, मतलब अपने पास, चलिए पढ़ लेते हैं, टू बैटरी EMF P एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस हमें कंसीडर नहीं करना है, देन दोज आर द कनेक्टेड इन द पैरेलल टू द सेम बैटरी, द करंट इन द इंक्रीज इन n टाइम, द वैल्यू ऑफ n ईच, हमसे वैल्यू ऑफ n पूछा गया। जैसे मैं ऐसे बोलूं कि ऐसे अपने रेजिस्टेंस है, ऐसे 10 रेजिस्टेंस और मैं EMF E बोल देता हूं, क्योंकि मेरे को बाकी इंटरनल रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं करना, तो मैं करंट की वैल्यू कितना लिखूंगा E, चूंकि रेजिस्टेंस सब R है और ऐसे कितने हैं 10, ठीक है, तो मैं लिखूंगा E डिवाइडेड बाई 10R, क्लियर। अच्छा, जब यही चीज पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगी, किसमें, पैरेलल में, ऐसे, और यही, ठीक, तो ये इसका R इक्विवेलेंट कितना होगा, देखिए इसका R इक्विवेलेंट क्या, ये R/10 हो जाएगा। तो मैं अब I डैश की वैल्यू लिखूंगा कितना, E डिवाइडेड बाई R/10 होगा, सिंपल, ठीक है। अब देखिए मुझे अब रेशियो फाइंड करना, I डिवाइडेड बाई I डैश को मैं लिखूंगा E, या फिर मुझे बताया गया n टाइम्स इंक्रीज कर गया, तो सीधे सीधे मुझे वैल्यू फाइंड करना है, तो मैं ऐसे इसको करता हूं, देखिए I डैश की वैल्यू I का कितना गुना, देखिए ये 10 E बाई R है, चूंकि मुझे I के टर्म में लेके आना है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10 इंटू, क्या ऊपर नीचे 10 मल्टीप्लाई करूंगा तो E डिवाइडेड बाई 10R इंटू 10, तो इसको मैं लिख दूंगा 100 इंटू E बाई 10R, तो ये I ही तो है, तो I डैश की वैल्यू क्या 100 I हो गई क्या, तो ये n की वैल्यू कितना है, जिसको n I बोल दिया गया था, n की वैल्यू कितना लिख दूंगा फिर मैं, n इज इक्वल टू 100 टाइम्स, क्लियर है। तो कितना टाइम्स बढ़ जाएगा, ये 100 टाइम्स बढ़ जाएगा करंट, ओके। देखिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, A very long conducting wire is bent in the semicircle shape of the from A to B. A to B में semicircle shape में फॉर्म किया गया। Magnetic field at the point P for the steady current configuration is given by.
अगर आपको याद हो तो इनफाइनाइट करंट करिंग कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग लिखते हैं, यहीं पे मैं लिखता हूँ, नहीं चलिए मैं यहाँ बना देता हूँ। किसी भी करंट करिंग कंडक्टर की वजह से फाइनाइट हो तो उसका जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लिखते थे, कितना लिखते थे, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई बाई आर, यहाँ पे क्या लिखते थे, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, यही तो लिखते थे। अगर आप एक पॉइंट ए पे देखो, पॉइंट पी पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है फॉर पॉइंट पी, क्लियर है। तो थीटा 1 की वैल्यू 0 डिग्री होगी, थीटा 2 की वैल्यू 90 डिग्री होगी, एंड फॉर ए एंड बी दोनों के लिए यही लिखूंगा मैं, ठीक है। तो पॉइंट, अच्छा अब रही बात डायरेक्शन फाइंड करने की। जब डायरेक्शन फाइंड करने की बात रही तो देखिए, अगर इसकी वजह से मैं देखूं तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होगा, और इधर की वजह से भी देखूं तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ही होगा, क्लियर। तो स्ट्रेट वायर की वजह से, ड्यू टू स्ट्रेट वायर मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड, पहली बात। अब सर्कुलर वायर की वजह से देखें तो यूजिंग राइट हैंड कर्ल रूल हम देखेंगे कि ड्यू टू सेमी सर्कल मैग्नेटिक फील्ड इज आउटसाइड, ठीक है। किसकी वजह से, आउटसाइड। तो नेट इन दोनों का कॉम्बिनेशन अपोजिट डायरेक्शंस में, चूंकि मुझे मैग्नीट्यूड से लेन देन है, तो अब सेमी सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं। सेमी सर्कल की वजह से बी मैं कितना लिखूंगा, देखिए, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर इंटू पाई, जिसकी वैल्यू मैं लिखूंगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4r, क्लियर, इतनी बातें। अब रही बात इनकी वजह से, स्ट्रेट वायर की वजह से, ड्यू टू स्ट्रेट वायर, उसकी वजह से लिखूंगा, देखिए, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई, चूंकि डिस्टेंस r ही है। अब एंगल कितना, साइन थीटा 1, थीटा 1 की वैल्यू मैंने बताया 0 प्लस साइन थीटा 2, वो कितना 90 डिग्री, ये एक की वजह से। और ऐसे हमारे पास दो वायर हैं तो कितना हो जाएगा, ये म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4r इंटू 2, क्लियर। अब बी नेट फाइंड करना है तो दोनों को जोड़ देते हैं। ये जो अपनी वजह से आया है वो कहाँ पे, इनसाइड है, ये कहाँ पे है, आउटसाइड है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ देते हैं। देखिए, अच्छा मुझे ये भी ध्यान रखना है कि किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, यहाँ पे सॉरी पाई अपने से कट छूट गया, ये 4 पाई, ये 4 पाई, ठीक है। तो मुझे मैग्नीट्यूड से लेन देन है तो मैं जोड़ ऐसे डायरेक्टली लिखता हूँ, म्यू नॉट आई इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4 पाई आर, एक को मैं प्लस मानूंगा तो दूसरे को माइनस, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4r, ऐसे लिखूंगा। म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4r को मैं कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास बचेगा, देखिए 2 बाई पाई माइनस 1, यही बचेगा, ठीक। अच्छा कौन बड़ा है, अपने को ये चेक करना है। 2 पाई पाई छोटा है, ये वाला देखिए 2 बाई पाई क्या है, स्मॉल है, ये लेस वैल्यू है और ये हाई है। तो मुझे मैग्नीट्यूड के लिए मैं ऐसे लिखूंगा तो ज्यादा सही होगा, म्यू नॉट आई 4r 1 माइनस 2 पाई, ठीक है। तो इसका मतलब आउटसाइड जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा कहाँ होगा, आउटसाइड होगा। क्यों, क्योंकि म्यू नॉट आई बाई 4 पाई लार्ज है एज कंपेयर टू स्ट्रेट वायर। तो नेट मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नीट्यूड तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई इन ब्रैकेट 1 माइनस 2 बाई पाई होगा, प्लस आउटसाइड होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो कितना होगा, पॉइंटेड अवे फ्रॉम द पेज। देखिए अपने पास फोर्थ ऑप्शन सही है, क्लियर है। बाकी सब पॉइंटेड अवे फ्रॉम द पेज, उसकी वैल्यू सही नहीं है, और पॉइंटेड इनटू द पेज वो अंदर का डायरेक्शन दे दिया इसलिए सही नहीं है। बाकी तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी इज द राइट ऑप्शन, क्लियर है। देखिए
अगला सवाल हम लोग 45 को देखते हैं। 45 हमसे क्या पूछा गया? A wire carrying a current I along the positive x axis has the length L. It is kept in a magnetic field B is equal to 2I plus 3J minus 4K cap Tesla. The magnitude of the magnetic force acting on the wire is. हमसे पूछा गया कि मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा। चूंकि वायर इसी डायरेक्शन में रखा गया है तो मैं एल आई कैप बोल सकता हूँ वेक्टर के फॉर्म में। चूंकि मुझे पता है कि किसी भी जब करंट कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वो फोर्स जो एक्सपीरियंस करता था कितना होता था? आई एल क्रॉस बी, हम लोग ऐसे लिखते थे। तो एल आई के डायरेक्शन में है तो वही करंट के डायरेक्शन से ही हम डिसाइड करते थे कि वेक्टर लेंथ का किस डायरेक्शन में होगा। तो मैं देखिए एफ इज इक्वल टू आई इंटू एल आई क्रॉस बी, बी की वैल्यू कितनी? 2i प्लस 3j माइनस 4k कैप को क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। क्लियर है? तो इनको क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो देखिए अपने पास कितना आएगा। आई वही रहेगा, मैं एल लिखूंगा, आई के साथ पहला 0 होगा प्लस एल को जे के साथ करेंगे तो एल, इसको क्या लिखूंगा मैं? एल, और आई और जे का, ये आई है ये जे है ये के है तो ये के आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 3l के कैप। बातें समझ में आ रही है? देखिए मैं इनको थोड़ा और साफ साफ लिखता हूँ। तो क्रॉस प्रोडक्ट अपना कितना आया? 3l के कैप। अब आई को के के साथ करना, आई को के साथ करेंगे तो क्या आएगा? जे, चूंकि माइनस में है तो क्या हो जाएगा? प्लस जे। ठीक है, आई को के साथ उल्टा कर रहे हैं हम लोग, आई को के साथ तो माइनस जे आता, चूंकि माइनस के साथ किए तो प्लस जे आएगा। तो कितना आएगा? ये 4l जे। क्लियर? तो मुझसे मैग्नीट्यूड पूछा गया है फोर्स का, ये डायरेक्शन के साथ है तो मुझसे मैग्नीट्यूड पूछा गया। तो मैग्नीट्यूड के लिए मैं क्या लिखूंगा? इनका मुझे क्या करना? आई एल कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास क्या बचेगा? ये 3k कैप प्लस 4j कैप। इनका मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? आई इंटू एल अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5 आई एल। ठीक है, तो मेरा जो आंसर होगा कितना होगा? 5IL। क्लियर है? तो ये F का मैग्नीट्यूड होगा। तो कौन सा आंसर सही है अपना? डी इज द राइट आंसर। क्लियर है ये बातें? देखिए अगले सवाल को देखते हैं हम लोग। 46 हमसे क्या पूछा गया? 46 द नेट इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट विल बी। अब मुझे इम्पीडेंस पूछा गया है, सर्किट का L मुझे दिया गया है, कितना है? 50/पाई मिली हेनरी। तो एक्सएल की वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं? ओमेगा इंटू एल। तो मैं अब एक्सएल कैलकुलेट कर लेता हूँ पहले। ओमेगा की वैल्यू मुझे पता है कितना? 2πf इंटू एल होता है ओमेगा। तो 2 इंटू पाई एफ कितना? 50 दे रखा है। ओमेगा एल कितना दिया गया? 50/पाई इंटू 10 के पावर माइनस 3 हेनरी में, क्योंकि मिली हेनरी दिया है। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल और ये हो जाएगा देखिए 5 दूना 10। तो ये टोटल सॉल्व करोगे तो एक्सएल की वैल्यू जो आएगी वो 5 ओम आ रहा है क्या? देखो आप, ये 0 0 5 दूना 10 यहाँ आएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो बचा अपना 5 ओम। अब इसी तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं किसको? एक्स सी के वैल्यू को। वो कितना होता है? 1/2πf इंटू सी। तो 1 डिवाइडेड बाई 2π इंटू एफ की वैल्यू 50, सी की वैल्यू मुझे दिया है। देखिए सी कितना दिया गया अपने को? 10 के पावर 3 पाई माइक्रोफेरेड। तो 10 के पावर माइनस 6 लिख देता हूँ। तो मैं इसको लिखूंगा देखिए 10 के पावर 3 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 10 के पावर माइनस 6। क्लियर है? अब इनको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो पाई से पाई कट गया, देखिए ये 5 गुना 10 10 के पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, हाँ कुछ छूटा तो नहीं अपने पास? हाँ, 5 गुना 10 ये 100 हो जाएगा, 100 और प्लस 10 के पावर 3 तो 10 के पावर 5 हो जाएगा। तो इसको मैं एक्स सी को लिखूंगा 10 के पावर प्लस 5 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 10 के पावर माइनस 1, जिसको मैं लिखूंगा 10 ओम। क्लियर है? एक्स सी की वैल्यू। और आर की वैल्यू कितना है अपने पास? आर की वैल्यू है 10 ओम। अगर मैं इसका फेजर डायग्राम बनाऊं, देखिए तो इसका फेजर डायग्राम मुझे समझ में आता है, कैसे बनाऊंगा? ऐसे, ये 10 ओम, ये एक्सएल 5 ओम और ये एक्ससी कितना? 10 ओम। तो चूंकि मुझे पता है एक्ससी इज ग्रेटर देन
एक्सएल, तो रिजल्टेंट वैल्यू कहाँ होगा, नीचे की तरफ, और वो भी कितना 5 ओम। तो ये रिजल्टेंट, अब रिजल्टेंट इधर होगा तो मैं जेड की वैल्यू क्या लिखूंगा, या वैसे सीधे सीधे जेड की वैल्यू भी मैं लिख सकता था आपको डायग्राम दिखाए बिना। जेड की वैल्यू कितना लिखूंगा, एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, सिंपल, यही अपना सर्किट का इम्पीडेंस होगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्सएल माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो जिसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 125, जिनको आप सॉल्व करोगे तो 5 ओम आएगा। क्लियर है, तो ये अपना इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट हुआ। तो कौन सा आंसर सही है, देखिए 5√5 आंसर है। क्लियर है। अब देखिए अगला सवाल 47 को हम लोग करते हैं। 47 हमसे पूछा गया इन द फिगर शोन इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंस, और हमको एज्यूम करना है कि लेंस थीन है, ठीक है। अब देखिए हमें जो समझना है, चूंकि हम लोगों ने जो पढ़ रखा है लेंस मेकर फॉर्मूले को ऐसे पढ़ा है 1/f इज इक्वल टू म्यू लेंस डिवाइडेड बाई म्यू सराउंडिंग माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, यही तो पढ़ा है। और मुझे ये बात पता है कि सराउंडिंग का मीडियम सेम होना चाहिए, लेकिन ऐसा अपने को दिख नहीं रहा, तो इसको मैं ऐसा सोचता हूँ कि कुछ अलग टाइप का बन जाए कॉम्बिनेशन। तो देखिए क्या इसको मैं ऐसे 3 पार्ट में कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ क्या, देखिए ये फर्स्ट पार्ट जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1.6, ये कितना R1, ये दूसरा पार्ट जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1.5, फिर से अगेन अपने पास ये दूसरा वाला जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना 1.6, इसको मैं बोल देता हूँ F1, इसको मैं बोल देता हूँ F2, इसको मैं बोल देता हूँ F3। और यहाँ पे जो R1 होगा, अब ये जो R1 होगा ये इनफाइनाइट होगा, और या रेडियस में लिखता हूँ इनका, देखिए आप इनका रेडियस इनफाइनाइट होगा, इसका 20 दे रखा है, इसका भी 20 ही होगा, इसका भी 20 ही होगा, अगेन इसका 20 होगा, और ये भी इनफाइनाइट होगा। बाकी मुझे वैल्यूज रखनी है, तो देखिए हम लोग वैल्यू को रखते हैं। पहला मैं 1/f1 को कैलकुलेट करता हूँ, तो 1/f1 की वैल्यू, चूंकि 1/f1 मेरा ये है, ठीक है, और ये कितना है 1.6, तो मैं 1/f1 की वैल्यू लिखूंगा 1.6 माइनस 1 इन ब्रैकेट 1/r1, r1 कौन, जो पहली बार पढ़ता है, 1/इंफिनिटी माइनस, चूंकि रेज के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस लिखेंगे, वो भी कितना 20 हमें दे रखा है। तो 1/f1 की वैल्यू अपनी कितनी आ जाएगी, देखिए 1.6 माइनस 6/10 हो जाएगा, इंटू माइनस 1/20, जिसको मैं लिख सकता हूँ माइनस 6/200, ठीक है। क्लियर है बातें। इन सिमिलर वे मैं 1/f2 कैलकुलेट करता हूँ। 1/f2 के लिए मेरे पास ये सिचुएशन है, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे को कितना दिया गया है 1.5, तो मैं लिखूंगा 1.5 माइनस 1/r1, r1 जिसपे पहली बार लाइट पड़ेगी तो कितना है प्लस 1/20, r2 कौन, जिसपे दूसरी बार, ये वाला r2 है, ठीक है, ये वाला क्या है r1, तो वो कितना है माइनस में 20, क्योंकि रेज के अपोजिट डायरेक्शन में मेजरमेंट होगा, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 5/10 इंटू 2/20, तो जिसको मैं लिख सकता हूँ 10/200। क्लियर है। अब 1/f3 कैलकुलेट करता हूँ। 1/f3 की वैल्यू अगेन मेरा कौन सा शेप बन रहा है, ये वाला, तो ये वाला कितना 1.6 है, तो मैं लिखूंगा 1.6 माइनस 1, क्लियर, और ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, ये रेस के अपोजिट में, तो 1 माइनस 1/20 माइनस 1/इंफिनिटी, क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 6/10 इंटू 1/20, क्लियर है, माइनस साथ में रहेगा, तो ये कितना हुआ अपने पास माइनस 6/200। चूंकि 1/f नेट चाहिए तो सभी फोकल लेंथ को जोड़ देता हूँ, 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, जिसकी वैल्यू मैं लिखूंगा माइनस 6/200 प्लस 10/200 माइनस अगेन 6/200, ठीक है। तो टोटल 1/f नेट की वैल्यू जब कितना आएगा, देखिए ये -6 दो बार है तो -12 लिख देता हूँ, -12/200
प्लस 10/200, जिनको मैं सॉल्व करूंगा तो -2/200 आएगा, और इसको मैं लिख सकता हूँ -1/100। तो एफ नेट की जो वैल्यू आई वो कितना आएगा, देखें आप, एफ नेट की जो वैल्यू होगी वो होगी -100 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो कौन सा अपना ऑप्शन सही है? डी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर? देखिए अगला सवाल आप लोग देखते हैं जल्दी से। 48 टू थिन लेंस आर ऑफ द सेम फोकल लेंथ बट वन इज कॉन्वेक्स अनदर इज कॉनकेव। अच्छा, कॉन्वेक्स है तो उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, हम लोगों ने पढ़ रखा, कॉनकेव होगा तो उसका नेगेटिव होगा। ठीक है, और रिजल्टेंट निकालना है कॉन्टेक्ट, और जब उनको कॉन्टेक्ट में रखा जाता है तब अपने को कंबाइन लेंथ का चाहिए। तो देखिए मैं ऐसे बोलता हूँ 1/f net इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपल। अब मेरे को f1 और f2 दोनों ही बराबर है पहले मैग्नीट्यूड के टर्म में, लेकिन f1 इज इक्वल टू कॉन्वेक्स लेंस है तो प्लस f लिखता हूं, कॉन्वेक्स लेंस, और f2 इज इक्वल टू, f2 क्या है, f2 इज इक्वल टू -f क्योंकि कॉन्केव लेंस है। ठीक है, तो 1/f नेट की वैल्यू कितनी, 1/+f माइनस 1/f इज इक्वल टू 1/ ये टोटल कितना हो जाएगा, जोड़ोगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/0 की वैल्यू कितना, 1/f नेट, तो f नेट की वैल्यू कितना, इनफाइनाइट। तो कौन सा ऑप्शन सही है, इनफाइनाइट। क्लियर है? 49 देखिए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, the radius of the innermost orbit of the hydrogen is 5.3 into 10 की पावर -11 मीटर, what is the radius of the third allowed orbit of the hydrogen atom। क्लियर है? हमसे बोला गया है कि जो पहला ऑर्बिट है R1 की वैल्यू जो दिया गया है 5.3 into 10 की पावर -11 मीटर दिया गया। ठीक है, और रेडियस होता है 5.3 into 10 के पावर -11 n² ऐसे तो हम लोगों ने पढ़ रखा है, क्योंकि पहला वाला दे रखा है। तो मैं R3 की वैल्यू अगर लिखूंगा, थर्ड ऑर्बिट का मुझसे पूछ रहा है, तो 5.3 into 10 के पावर -11 into 3 का स्क्वायर, जेड की वैल्यू हाइड्रोजन ही है तो मैं लिखूंगा 9 into 5.3 into 10 के पावर -11, इनको गुणा करते हैं। देखिए R3 की वैल्यू मैं लिखूंगा 9 27, 9 5 45 2 47, तो ये 5.3 into 10 के पावर -11 मीटर, जिनको एंजियोस्पर्म में कन्वर्ट करूंगा तो ये 4.77 एंजियोस्पर्म होगा। क्लियर है? तो कौन सा आंसर होगा अपना 4.77 एंजियोस्पर्म, सिंपल एटम का। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 को हम लोग देखते हैं। फॉलोइंग सर्किट लॉजिक सर्किट ट्रुथ टेबल दे रखा है, क्योंकि अगर आपको डी मॉर्गन थ्योरम, इसको हम लोग बहुत आसानी से कैसे कर लेंगे, डी मॉर्गन थ्योरम से कर लेंगे। देखिए इसको हम लोग कैसे करते हैं, मुझे पता है कि यहाँ पर ए बार आ रहा है, यहाँ पे बी बार आ रहा है, और चूंकि ये एंड गेट है, ठीक है, और उल्टा उसका बार है, तो मैं यूजिंग डी मॉर्गन थ्योरम, क्या मैं ऐसे लिखूंगा, क्या अपना जो y आएगा ऐसे लिखूंगा, देखिए ए बार बी बार का बार वही तो है एंड गॉड को उल्टा। तो मुझे डी मॉर्गन क्या बताता है, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, लाइन को ब्रेक करना, तो मैं लिखूंगा ए बार प्लस, गुणा था तो प्लस कर दिया, बी बार, तो इनको मैं लिख दूंगा ए प्लस बी, और ए प्लस बी किस गेट का आउटपुट है, तो मुझे पता है ये और गेट का आउटपुट है। तो देखिए इनमें से किसका आउटपुट और की जैसा है, तो मुझे देखने को मिलेगा 011, ये वाला जो है वो क्या है, और का आउटपुट है, ये क्या है, और का आउटपुट है। क्लियर है? तो अपना कौन सा ऑप्शन सही है, बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर? आई होप ये बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। ये नीट का PYQ 2023 का खत्म होता है यहीं पे, और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेहतर अंडरस्टैंडिंग आएगी। अभी हम लोगों ने छोटे छोटे सवाल यहाँ पे जो दिए गए थे उनको अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन आप जितना प्रैक्टिस कंटिन्यू रखोगे उतना बेहतर आपको अच्छे से सॉल्व करने आएगा एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में कॉन्फिडेंस ही सब कुछ मैटर करेगा। ठीक है, आई होप ये बातें आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। थैंक यू।